हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रीकैप करने वाली हूँ सेलो सीजन 1 को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। को दिखाकर की जाती है जिसे सभी लोग सेलो कहते हैं, और इस फैसिलिटी को न्यूक्लियर स्ट्राइक के पहले बनाया गया था ताकि बची हुई ह्यूमैनिटी को इस सेलो में सेफ रखा जाए। लेकिन इस सेलो के अजीबोगरीब नियम है, जो कि पहला, लड़कियों को या फिर औरतों को प्रेग्नेंट होने की इजाजत नहीं, जिन्हें एक टाइम पीरियड दिया जाता है और साथ ही चुने हुए लोग ही प्रेगनेंसी के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। और वही दूसरे रूल की बात करिए तो दूसरा रूल उनका ये है कि कोई भी शख्स पुरानी सी पुरानी चीज अपने पास नहीं रख सकता, जिस कारण उन्हें सजा दी जाती है। और अगर उनकी हाई प्रायोरिटी सजा की बात की जाए तो उनकी सजा ये होती है कि वो लोग उस गुनहगार इंसान को फैसिलिटी के बाहर भेज देते हैं, जहाँ जाकर वो सभी कैमरा क्लीन करते हैं। थोड़ी ही दूरी चलने पर उनकी मौत हो जाती है, जिसे सेलो में रह रहे सभी लोग देखते भी हैं। वेल, तो बड़े एपिसोड्स की तरफ जिसकी शुरुआत हमें डेप्यूटी हॉल्स्टन से दिखाई जाती है, जिसने ये इच्छा जाहिर की है कि उसे सेलो से बाहर जाना है, जिसे जानकर उसे सेल में बंद कर रखा गया है। और उसके पास उसका कलीग मार्नस पहुंचता है, उसे यही कहते हुए कि उसे अपने शब्द वापस ले लेने चाहिए। लेकिन हॉल्स्टन ऐसा नहीं करता, क्योंकि हमें पास्ट के कुछ सीन दिखाए जाते हैं जहां हमें पता चलता है कि हॉल्स्टन अपनी वाइफ एलिसन के साथ काफी ही खुश था और उन्हें फाइनली इसकी रजामंदी मिल गई थी कि वो दोनों एक बेबी प्लान कर सकते हैं, जिसके पास उन लोगों के लिए पूरा 1 साल है। और उसके लिए अब एलिसन का बर्थ कंट्रोल भी रिमूव किया जाता है। लेकिन एलिसन और हॉल्स्टन इसमें कोई भी लक हासिल नहीं कर पा रहे, जिसके साथ साथ ग्लोरिया नाम की एक लेडी एलिसन को ये बताती है कि सेलो के रह रहे लोग, यानी कि सेलो को चलाने वाले लोग, इन सारी चीजों को होने ही नहीं देते, जिसकी बात पर एलिसन को कुछ खास भरोसा नहीं। और वही बात करे एलिसन के काम की, तो वो फाउंडर्स डे के लिए काम करती है, यानी कि वो एक IT पर्सन है, जिसकी मुलाकात जॉर्ज नामक एक शख्स से होती है, जिसके पास एक हार्ड ड्राइव है जिसमें सेलो की कुछ पुरानी इंफॉर्मेशन दबी हुई है, जिसे चेक करने पर उन लोगों को उस हार्ड ड्राइव में से बाहरवी दुनिया का कुछ वीडियो मिलते हैं और साथ ही सेलो के ब्लूप्रिंट भी, जिसकी मदद से उन्हें पता चलता है कि उसके नीचे एक टनल है जो शायद उन्हें कहीं ले जा सकती है। लेकिन वही हम हॉल्स्टन को देख पाते हैं, जिसकी मुलाकात फिर से एलिसन से हुई है, जो पूरी तरह खून में सनी हुई है। और उसे पता चलता है कि उसकी बॉडी से कभी वो बर्थ कंट्रोल डिवाइस निकाला ही नहीं गया था और उसने उसे उसकी बॉडी से खुद निकाला है, जिसे लेकर वो सीधा कैफेटेरिया में पहुँचती है और सभी लोगों को ये बताती है कि सेलो एक छलावा है और उन्हें बाहर की दुनिया में जाना चाहिए, क्योंकि न जाने यहाँ पर मौजूदा सभी लोग उनसे क्या क्या नहीं छुपा रहे, जिस कारण अब उसे बाहर जाना है और उसकी ये इच्छा पूरी की जाती है। जहाँ जाने से पहले वो अपने हस्बैंड को यही कहती है कि बाहर की दुनिया सच में अच्छी है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता और एलिसन को जैसे ही बाहर भेज दिया जाता है तो वो सबसे पहले जाकर उस कैमरा को क्लीन करती है, जिसे सभी लोग देख रहे हैं। लेकिन थोड़े आगे बढ़ने पर उसकी चलते ही मौत हो जाती है। और वही बात करे जॉर्ज की भी, तो उसने खुदकुशी कर ली है, जिसकी मौत से जूलियट नाम की एक लेडी काफी परेशान है और साथ ही उसकी मुलाकात हॉल्स्टन से भी हुई थी, जिसे मिलकर जूलियट ने हॉल्स्टन को उन सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में बता दिया जो उसे जॉर्ज ने बताया था। जो इन्फॉर्मेशन ये है कि यहाँ जो पानी है, यानी कि इस सेलो के नीचे जो पानी है, उसके नीचे एक डोर है जिसकी मदद से वो लोग यहाँ से निकल सकते हैं। जिसके बाद फिर से ये कहानी प्रेजेंट में बढ़ती है, जहाँ हम देख पाते हैं कि हॉल्स्टन को फाइनली इस सेलो के बाहर भेज दिया जाता है। और हॉल्स्टन ऐसे ही अकेले बाहर नहीं गया, बल्कि उसने जूलियट के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी छोड़ी है। और वही हम जूलियट को देख सकते हैं, जो इन सारी चीजों से काफी अपसेट है और साथ ही वो कोशिश करती है कि उस पानी को छुए, लेकिन उसे छूने से वो काफी डर रही होती है। और साथ ही हम उस नई अपॉर्चुनिटी की बात करें जो हॉल्स्टन ने जूलियट के लिए छोड़ी है, तो वो अपॉर्चुनिटी और कुछ नहीं बल्कि जूलियट को शेरिफ बनाने की है, जिसकी इच्छा उसने मार्नस के लिए एक लेटर पर छोड़कर गया है, जिस कारण रूथ जूलियट से बात करने के लिए पहुंचती है, जिसे पहले जूलियट मना कर देती है। लेकिन जैसे ही वो हॉल्स्टन के बैच पर तुरंत लिखा हुआ नोटिस कर पाती है, तो ना चाहते हुए वो सच्चाई जानने के लिए शेरिफ की ये पोजीशन एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन एक कंडीशन के साथ। जो कंडीशन ये है कि जूलियट को सेलो के जनरेटर को ठीक करना है, जिसे ठीक करने के लिए उन्हें लगभग 2 घंटे लगेंगे, तो उसके लिए उन्हें जनरेटर बंद करना होगा। और रूथ उसे उसकी अलावेंस दे देती है और हम देख पाते हैं कि सक्सेसफुली जूलियट
जूलियट अपनी टीम के साथ मिल उस जनरेटर को ठीक कर पाती है जिसकी लाइफ और बढ़ चुकी है। और अब जबकि सब कुछ ठीक सा जा रहा है तो जूलियट भी अपने नए जॉब पर जाने का डिसाइड करती है, लेकिन जाने से पहले उसने मार्था को वही कैमरा दिया है जो उसे जॉर्ज के पास से मिला था और साथ ही उसमें उसे वो कुछ इन्फॉर्मेशन ढूंढने के लिए भी कहती है। और वही हम सैम और रूथ को देख सकते हैं जो दोनों ही एक दूसरे के करीब आ चुके हैं, लेकिन जैसे ही रूथ दूसरे कमरे में जाती है तो वो बेहोश हो जाती है और उसके बाहर न आने के कारण सैम उस दरवाजे को तोड़ जैसे ही उस रूम के अंदर पहुंचता है तो वो देख पाता है कि रूथ की मौत हो चुकी है। जिसके बाद हमें जूलियट का पास दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि जूलियट के फादर प्रोफेशन से एक डॉक्टर है, लेकिन बचपन से ही जूलियट की रुचि मैकेनिज्म में ज्यादा रही है जिस कारण वो मार्था के पास अक्सर आया जाया करती थी जिसे वह काम करना था, लेकिन डैड की परमिशन के बगैर वो ऐसा नहीं कर सकती थी। और काम करने के चक्कर में मार्था ने एक फेक लेटर मार्था को दिया था, लेकिन मार्था उसके डैड से बात करती है और उसे बताती है कि जूलियट ने ऐसा सब कुछ किया है, जिस कारण जूलियट के फादर उससे बात करने की कोशिश करते हैं और उसका ये प्रोफेशन छोड़ने के लिए, लेकिन जूलियट ऐसा नहीं करती और वहीं पर काम करने की इजाजत मांग लेती है जो उसे मिल भी जाती है। और तब से ही जूलियट मार्था के साथ जुड़ी हुई है। उसी के साथ हम देख पाते हैं कि रूथ की मौत के कारण बर्नार्ड ने उसकी जगह ले ली है और साथ ही उसने सैम को इस मर्डर की कार्रवाई भी करने की इजाजत दे दी है। और ऐसे ही कुछ दिनों बाद जूलियट नोटिस कर पाती है कि सैम की किसी के साथ लड़ाई हो गई है जिसे वो छुड़ाने में कामयाब होती है और साथ ही उससे थोड़ी बहुत बातचीत करती है, जिस बातचीत के दौरान वो दोनों एक डील करते हैं जिस डील में सैम को जॉर्ज की मौत के बारे में पता लगाना है और वही जूलियट रूथ की मौत के बारे में पता लगाएगी, जिसके लिए वो दोनों अपने अपने काम पर लग जाते हैं। और ऐसे ही कुछ दिनों बाद हम रॉबर्ट को देख सकते हैं जो कि सर्विलेंस टीम का हेड है। वो सैम से मिलने के लिए आ पहुंचा है जो जूलियट के शेरिफ बनने से बिल्कुल खुश नहीं, और थोड़ी बहुत बातचीत कर वो वहाँ से निकल जाता है, लेकिन उसके जाते ही हम देख पाते हैं कि एक शख्स सैम के कमरे में घुस उसे जान से मार वहाँ से निकल जाता है। लेकिन वही दूसरी तरफ बात करें जूलियट की तो उसे जॉर्ज के कमरे के एसी के डेस्क से कुछ मिला है जो कि एक बैग है जिसके अंदर काफी सारी फाइल्स है, जिन फाइलों में जूलियट को जॉर्ज की फाइल भी मिलती है, लेकिन वो कुछ ज्यादा पढ़ नहीं पाती क्योंकि उसे सैम की मौत के बारे में पता चलता है और वो सीधा उसी लोकेशन पर जा पहुंचती है जहां बर्नार्ड उन सभी को बताता है कि ये इन्फॉर्मेशन किसी में भी लीक नहीं होनी चाहिए, बल्कि सभी लोगों को ये पता होना चाहिए कि रूथ की मौत के कारण सैम सरवाइव नहीं कर पाया। और वहीं पर हम पॉल नाम के एक और शख्स को देख सकते हैं जिसे रॉबर्ट जूलियट की जगह देना चाहता था, जिसे अब जगह मिल चुकी है, यानी कि पॉल सैम के बाद जूलियट का शेरिफ में साथ देगा। और ऐसे ही हम उन दोनों का अंतिम संस्कार भी देख पाते हैं, जिसके बाद जूलियट सैम की बॉडी से मिले हुए एक लेटर में देख पाती है कि उसने काफी सारे लोगों से बातचीत की थी, जिसमें कैनेडी नाम का एक शख्स भी है जिससे बातचीत करने पर उसे उस पर थोड़ा शक होता है। और वो उसे जैसे ही अरेस्ट करने के लिए पहुंचती है तो वहाँ वो एक शख्स को नोटिस कर पाती है जो बिना किसी इजाजत के कैनेडी के घर में घुसने की कोशिश कर रहा था, मानो जैसे उसे कैनेडी से कोई सामान चोरी करना हो। जैसे बातचीत करने की जब जूलियट कोशिश करती है तो वो शख्स वहाँ से भागने लगता है, जिसका पीछा करते हुए जूलियट उसे ऑलमोस्ट पकड़ने में कामयाब तो होती है, लेकिन वो शख्स बड़ी ही चालाकी से वहाँ से भाग निकलता है। और फिर रात के वक्त हम देख पाते हैं कि वही शख्स जिसका नाम डग है वो रॉबर्ट से आकर मिलता है, जिसे देख रॉबर्ट उसे यही कहता है कि उसे यहाँ पर उससे मिलने के लिए नहीं आना चाहिए था। और फिर वो लोग एक वॉक पर निकलते हैं जहाँ हम देख पाते हैं कि रॉबर्ट ये शांति देख काफी ही खुश है और उसे ये शांति काफी ही पसंद है, यानी कि रात में सभी के सोने की शांति रॉबर्ट को काफी पसंद है। लेकिन वही हम देख पाते हैं रॉबर्ट का दूसरा रूप जो डग से बातचीत करते करते उसे काफी ऊंचे माले से नीचे फेंक देता है, जिससे डेफिनेटली डग की मौत हो जाती है। जो इन्फॉर्मेशन दूसरे दिन जूलियट तक पहुंच जाती है और वो हेड जुडिशियरी यानी कि मिडो से बात करती है और उसे बताती है कि डग ही रूथ और सैम की मौत का जिम्मेदार है। जो सुनते ही मिडो इस केस को क्लोज करने के लिए कह देती है। और यहाँ से निकल जूलियट जैसे ही कैफेटेरिया में पहुँचती है तो वहाँ उसकी मुलाकात एक शख्स से होती है जो अक्सर कैफेटेरिया में बैठकर बाहर के नजारे को देखता रहता है। और जूलियट के पूछने पर वो शख्स उसे बताता है कि उसने अक्सर आसमानों में डब्ल्यू लाइट्स को चमकते हुए देखा है, यानी कि डब्ल्यू की शेप में लाइट को चमकता हुआ देखा है, जो चीज काफी ही अजीब है। और अब ये चीज जूलियट को भी हैरान कर रही है। जिसके बाद वो यहाँ से निकल सीधा मार्था के पास पहुँचती है जो उसे पैक की मिस्ट्री के बारे में बताती है। जो पहला है कि साइलो में कोई भी मैकेनिज्म नहीं है जो ऊपर और नीचे जा रही गति को माप सके, यानी कि वो लिफ्ट के बारे में बात कर रही है जिसे यहाँ पर किसी ने भी बनाने का सोचा नहीं या फिर यहाँ वो चीज बनाई ही नहीं जा सकती। और दूसरा कि यहाँ पर शायद से कोई मिस्टीरियस
पास पावर है। जिसके बाद हम फिर से मार्था को देख सकते हैं जो पॉल के साथ मिल ट्रम्बस नाम के एक शख्स के कमरे में पहुंचती है और पॉल को छानबीन करने के लिए कहती है, जहां उसे पुरानी चीजें मिलती है जिसके बारे में वो अपनी ऑफिस में पहुंच कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करती है। तो उसी दौरान पॉल उसकी तरफ पहुंच उसे बताता है कि 12 घंटों से ज्यादा हम इस पुरानी चीजों को अपने पास नहीं रख सकते। लेकिन जूलियट वहाँ से उठ सीधा जज की तरफ पहुंचती है और उसे उन सामानों को अपने पास रखने की इजाजत मांगती है जो उससे मिल तो जाती है, लेकिन साथ ही हम रॉबर्ट को वहाँ मौजूदा देख सकते हैं जो उसे इन सारी चीजों के बारे में टोक रहा होता है, पर जज से उसे इजाजत मिल चुकी है और वो यहाँ से सीधा वापस अपने ऑफिस में पहुँचती है, जहाँ पॉल उसे बताता है कि उसे पता है कि इस पुराने सामान को ट्रम्पल के घर उसी ने प्लान किया था, जिसके लिए वो अग्री करती है और साथ ही उसे कहती है कि अगर वो उसके साथ कोऑपरेट करे तो काफी अच्छा होगा, क्योंकि उसे सिंड्रोम है, यानी कि उसे सिंड्रोम की बीमारी है। तो अगर वो खुद की जान और यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहता तो प्लीज वो अपना मुंह बंद रखे। जिस कारण वो शांत हो जाता है और यहाँ से निकल वो लोग कैनेडी के पास पहुँचते हैं ताकि कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके, जिसमें वो कामयाब भी होती है और कैनेडी उन लोगों को रेजिना नाम की एक लेडी के बारे में बताता है जिससे पूछताछ करने के लिए पॉल और जूलियट पहुँच चुके हैं। लेकिन जैसे ही जूलियट के हाथ में वो घड़ी देखती है तो रेजिना उसे कहती है कि ये घड़ी उसके बॉयफ्रेंड की थी, यानी कि जॉर्ज जूलियट के साथ रिलेशनशिप में था तो था, लेकिन उससे पहले भी उसके और भी रिलेशनशिप रह चुके हैं। साथ ही रेजिना उसे ये तक कह देती है कि उसे जॉर्ज ने सिर्फ इस्तेमाल ही किया, जिसके बाद वो यहाँ से निकल गया और उसे मैकेनिज्म पार्ट में किसी लड़की से प्यार हो गया जो कि जूलियट ही है, उसे पता है। और साथ ही वो उससे ये तक पूछती है कि तुम्हें सच में जॉर्ज के प्यार पर भरोसा था, जिसका जवाब जूलियट ना देते हुए यहाँ से निकल जाती है। पर फिर वो रात में बेचैन रहती है, जिस कारण मार्था से जाकर वो मिलती है और उसे बताती है कि उसे जॉर्ज पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं, जिस कारण अब वो अपनी जॉब से इस्तीफा दे रही है क्योंकि जॉर्ज की मौत के बारे में उसे अब कुछ भी नहीं जानना। लेकिन फिर भी बेचैन होकर वो रेजिना के पास पहुंचती है और उसे कहती है कि तुम्ही ने जॉर्ज का नाम बताया जिस कारण उसकी मौत हो गई, जिसके रिप्लाई में रेजिना से यही बताती है कि उसे काफी टॉर्चर किया जा रहा था, साथ ही उस पर नजर भी रखी जा रही थी, जिस कारण ही उसे ना चाहते हुए जॉर्ज का नाम उन्हें बताया ताकि वो अपनी मॉम को सेफ रख सके। लेकिन वहाँ से निकलने से पहले रेजिना जूलियट को एक किताब पकड़ाती है और उसे कहती है कि ये फाइल काफी ही पुरानी है, जिस कारण उसने उसे आज तक छुपा कर रखा है, तो अब ये तुम्हें संभालनी होगी। जिसे जूलियट अपने घर ले जाती है और उसे पढ़ रही होती है तो हमें पता चलता है कि वो एक मैगजीन है जिसके अंदर अर्थ की काफी खूबसूरत फोटोज है, जिसे जूलियट तो देख ही रही है, लेकिन साथ ही हम देख पाते हैं कि उन लोगों पर किसी ने नजर रखी हुई है, यानी कि सेलो में जितने भी रूम हैं उसमें कैमरास लगे हुए हैं जिसे कोई मॉनिटर करता है। और हमें पता चलता है कि वो शख्स और कोई नहीं बल्कि रॉबर्ट है और जूलियट को इस किताब पर ग्लोरिया नाम लिखा हुआ मिला है, जिस कारण वो यहाँ से सीधा हॉस्पिटल निकलती है जहाँ वो ग्लोरिया नाम की एक लेडी से मिलना चाहती है। और हमें पता चलता है कि वो लेडी और कोई नहीं बल्कि वही लेडी है जिसने एलिसन से बात की थी, पर उसकी हालत अब कुछ ठीक नहीं क्योंकि वो काफी बूढ़ी हो गई है और इस कारण जूलियट को उससे बातचीत नहीं करने दी जाती। साथ ही उसे ये भी कहा जाता है कि अगर उसे बात करनी है तो उसे जज से कंफर्मेशन लानी होगी। और ऑफिस पर लौटने पे उसकी बातचीत पॉल से होती है और उसे वो ये बताती है कि जितनी भी अभी तक मौतें हुई है वो कोई हादसा नहीं बल्कि मर्डर था और ये चारों एक दूसरे से लिंक करते हैं, तो उसे जल्द से जल्द जज से बात करनी है, जिसमें पॉल भी अब उसका साथ देने को तैयार है और उसे वो जज का एड्रेस भी बता देता है, जिस कारण जूलियट यहाँ से सीधा जज से मिलने के लिए निकल पड़ती है। लेकिन जाते जाते उसकी मुलाकात कैफेटेरिया में उसी शख्स से होती है, जिससे बातचीत करने पर वो एक दूसरे को करीब पाते हैं, लेकिन जूलियट मना करते हुए वहाँ से निकल जाती है। और यहाँ से निकलते ही वो सबसे पहले जाकर बर्नार्ड से मिलती है जो उसे बताता है कि वो जज और उसके बीच में नहीं बोलने वाला, लेकिन साथ ही वो उसे एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता है जो कि रॉबर्ट और जज के बीच है, क्योंकि वो दोनों मिल इस सेलो पर कब्जा जमाना चाहते हैं, जो कब्जा वो लोग इलेक्ट्रिसिटी से जमाएंगे क्योंकि सेलो की लाइफ लाइन इलेक्ट्रिसिटी ही है, तो उसे जल्द से जल्द उन दोनों को रोकना होगा। और वो बात सुनते ही जूलियट सीधा जज के पास निकलती है ताकि वो उससे बातचीत कर सके, जिस बातचीत में वो ग्लोरिया से बातचीत करने की मांग रखती है, लेकिन जज उसे नहीं देती है और उससे जूलियट को ये समझ आ जाता है कि जज ये सब कुछ अकेले नहीं कर रही। लेकिन हम देख पाते हैं कि रॉबर्ट उन लोगों की बातें सुन रहा है और साथ ही जूलियट यहाँ
से निकल अपने फादर से मिलती है ताकि वो ग्लोरिया से बातचीत करे, जिसमें वो कामयाब भी होती है। और हम देख पाते हैं कि रात में ग्लोरिया से बातचीत करने पर जूलियट को ये पता चलता है कि ग्लोरिया काफी समय पहले सेलो के अगेंस्ट अपनी कुछ टीम के साथ लड़ी थी, लेकिन उसमें वो लोग नाकामयाब हुए क्योंकि ग्लोरिया और उसकी टीम का ये मानना था कि पानी में कुछ मिलाकर लोगों को दिया जा रहा है, जिससे वो लोग काफी सारी चीजें भूल चुके हैं। और साथ ही वो हॉलैंड के बारे में भी बताती है जो अक्सर उससे मिलने आया करता था। साथ ही वो उसके लिए फूल भी लाया करता था जो वो हमेशा कांच के सामने रख देता था, लेकिन अब वो फूल उनके सामने से गायब है, जिस कारण जूलियट को ये याद आता है कि हॉलैंड ने उसे कांच के सामने अक्सर फूल रखने को कहा था, जिससे जूलियट को समझ आ जाता है कि कांच के जरिए कोई इन पर नजर रख रहा है। और साथ ही ग्लोरिया से बताती है कि इसी के डेक में हॉलैंड ने कुछ छुपाया हुआ है, जिसे निकालने से पहले ग्लोरिया उस शीशे को तो ढक देती है, लेकिन रॉबर्ट को इन सारी चीजों की इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मिल चुकी है और उसके शीशे ढकने से पहले उसने काफी सारे लोगों को ग्लोरिया की तरफ भेज चुका है। और हम देख पाते हैं कि इसी के डेक में से ग्लोरिया को और कुछ नहीं बल्कि वो हार्ड डिस्क मिलती है और भी काफी सारी चीजें, जिसे वक्त रहते जूलियट वहाँ से लेकर निकलने में कामयाब होती है। और रॉबर्ट के पहुँचते ही उसे वहाँ कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, बस यही पता चलता है कि उसने एक हार्ड ड्राइव निकाली है। और वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि जूलियट उस हार्ड ड्राइव को क्रैक करने की कोशिश कर रही है जो कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, और हार कर वो यहाँ से सीधा ऑफिस की तरफ पहुँचती है जहाँ रॉबर्ट के लोगों ने काफी सारी चीजें बिखेर रखी है, जिसे देख जूलियट काफी चिढ़ जाती है और पॉल को यही कहती है कि उसे रॉबर्ट को गिरफ्तार करना है क्योंकि बगैर किसी वारंट के यहाँ पर तलाशी ली गई है। और यहाँ से वो सीधा रॉबर्ट के पास पहुँचती है जिसे वो गिरफ्तार भी कर लेती है। और जैसे ही रॉबर्ट को यहाँ से सीधा जेल ले जाया जाता है तो जूलियट उसके ऑफिस में रुक चीजों को छानबीन कर रही होती है, जिस छानबीन में उसे उसकी मॉम की एक फाइल मिलती है, वो भी तब की जब उसकी मॉम के पास एक पुराना माइक्रोस्कोप मिला था, जो इन्फॉर्मेशन उसकी मॉम को हमेशा यही लगता रहा कि उसके फादर ने उन लोगों तक दी थी और इसी सारी चीजों के कारण उन्होंने सुसाइड कर लिया। जो चीज वो अपने फादर से पूछने के लिए भी पहुंचती है और उसके फादर उसे साफ साफ यही कहते हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी उन्हें पछतावा है। पर फिर वो अपने फादर को सच्चाई बता देती है जिससे उसे रिलीफ मिलता है और साथ ही ये भी कि वो उस हार्ड ड्राइव को लेकर मार्था के पास जाने वाली है। लेकिन वही हम देख पाते हैं कि काफी हाई सिक्योरिटी की गई है, जिस कारण वो मार्था के पास वक्त रहते नहीं पहुंच पाती, जिससे मार्था परेशान हो जाती है। और हम देख पाते हैं कि जूलियट लुकस नाम के उसी शख्स से मिली है, यानी कि वही कैफेटेरिया वाले शख्स से, जिसे वो उसी हार्ड ड्राइव को दिखाते हुए कहती है कि उसे इसे डिकोड करना है क्योंकि उसमें काफी सारी इन्फॉर्मेशन है और साथ ही लोग उस पर नजर रख रहे हैं, जिसकी बात पर वो भरोसा नहीं करता, जिस कारण जूलियट सामने उस कांच को तोड़ देती है और उसे बताती है कि जल्द ही यहाँ पर रॉबर्ट के लोग पहुँचेंगे, जिस कारण वो वहाँ से निकल जाती है और वो शख्स भी नोटिस कर पाता है कि उसके निकलते ही वहाँ पर लोग पहुँच चुके हैं। साथ ही जूलियट यहाँ से निकल सीधा बर्नार्ड से मिलती है और उसे रॉबर्ट और जज के बारे में बता देती है कि ये दोनों मिले हुए हैं। जिस बातचीत को वो कम्प्लीट करने के लिए जूलियट को यहाँ से खेत में ले जाता है, लेकिन वहाँ जाने पर उसे पता चलता है, यानी कि जूलियट को पता चलता है कि बर्नार्ड भी एक्चुअल में रॉबर्ट के साथ मिला हुआ है, या फिर ऐसा हम कह सकते हैं कि बर्नार्ड ही इन सारी चीजों के पीछे है, जिसे वो हार्ड ड्राइव चाहिए और उसे वहाँ पर गिरफ्तार भी कर लिया जाता है क्योंकि हम पॉल और रॉबर्ट को वहाँ मौजूदा देख सकते हैं। लेकिन जूलियट वक्त रहते वहाँ से भागने में कामयाब होती है और साथ ही उस हार्ड ड्राइव को हासिल करने में भी, जिससे बर्नार्ड काफी परेशान हो गया है और वो रॉबर्ट पर काफी भड़क पड़ता है, जिससे और अब उस कारण रॉबर्ट मार्था और उसके फादर यानी कि जूलियट के फादर से इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है, लेकिन उसे भी उसे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। और वही हम पॉल को भी देख पाते हैं जो अपनी बीमारी को लेकर काफी परेशान है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि बीमारी के चलते उसने जूलियट को छोड़ दिया, जिसे संभालते हुए उसकी वाइफ पहुंचती है। और वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि रॉबर्ट के सभी लोग हर एक घर को चेक कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग रॉबर्ट के घर पहुंचते हैं तो रॉबर्ट की वाइफ के कहने पर वो लोग वहाँ से मुड़ जाते हैं और अंदर घुसने पर उसे पता चलता है कि अंदर और कोई नहीं बल्कि जूलियट उसका वेट कर रही है, जो उसे पकड़ हथकड़ी लगा देती है और उन्हीं के लैपटॉप की मदद से वो उस हार्ड ड्राइव को उसमें कनेक्ट करती है और साथ ही उसे डिकोड करने में भी कामयाब होती है। लेकिन वही दूसरी तरफ हम उसी कैफेटेरिया वाले शख्स को देख सकते हैं जिसे रॉबर्ट के लोगों ने पकड़ लिया है और वो उन लोगों को बता देता है कि उसने यानी कि जूलियट ने उसे एक हार्ड ड्राइव दिखाया था जिस पर 18 नंबर लिखा हुआ था, जिस कारण बर्नार्ड रॉबर्ट को इसकी इन्फॉर्मेशन देता है और सभी लोग 18 नंबर की उस हार्ड ड्राइव को ढूंढना शुरू करते हैं, जिससे उन्हें भी पता चल जाता है कि वो हार्ड ड्राइव और कहीं नहीं बल्कि रॉबर्ट के घर पर कनेक्ट हुई है, जिसमें वो ज्यादा
इन्फॉर्मेशन तो नहीं निकाल पाती, लेकिन उसे जॉर्ज की काफी सारी वीडियोस मिलती है। साथ ही रॉबर्ट की वाइफ उसे कहती है कि जल्द ही यहाँ पर लोग आ रहे होंगे, तो तुम बेहतर होगा कि यहाँ से निकल जाओ। और वक्त रहते जूलियट भी वहाँ से निकल जाती है और जैसे ही रॉबर्ट पहुँचता है तो उसे वहाँ कोई भी नहीं मिलता। वही दूसरी तरफ हम पॉल को भी देख पाते हैं जो जूलियट के घर पहुँचा है और वहाँ उसे वही मैगजीन मिलती है जिसे रेजिना ने उसे दिया था, जिसे देख उसमें से एक पेपर फाड़कर पॉल अपने पास रख लेता है और बाकी पूरी डायरी को जला देता है। अब वही बात करें जूलियट की तो हम देख सकते हैं कि वो पैट्रिक नामक एक शख्स के पास पहुंची है, जहां उसकी मुलाकात आईटी के एक शख्स से होती है जो हैकिंग में काफी माहिर है। और हम देख पाते हैं कि वो उस डिस्क को कनेक्ट भी कर लेता है जिसकी इन्फॉर्मेशन रॉबर्ट के लोगों तक तो पहुंचती है, लेकिन सही लोकेशन के साथ नहीं। साथ ही उसे उस हार्ड ड्राइव में जॉर्ज की काफी सारी डिटेल्स मिलती है, जिसमें जॉर्ज ने ये कहा है कि उसे सच में जूलियट से प्यार था, लेकिन फिलहाल अब वो इस पूरी सिलो का सच्चाई ढूंढे, जो कि शायद से एक क्लीनर की वीडियो में है। जो वीडियो वो जैसे ही प्ले करती है तो वो देख पाती है कि अर्थ हरा भरा है और साथ ही काफी सारे पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं, जिसे वो आईटी वाला शख्स और पैट्रिक भी देख के हैरान है। और अब वो यानी कि जूलियट ये चाहती है कि ये सारे वीडियो को वो सेलो में रह रहे सभी लोगों को दिखाना चाहती है, जिसके लिए वो आईटी शख्स और पैट्रिक रेडी है और वो लोग यहाँ से सीधा बचते हुए गार्बेज एरिया से निकल पड़ते हैं ताकि रॉबर्ट और उसके लोग उन लोगों को ना ढूंढ पाए। और ऐसे ही एक फ्लोर पर पहुंच वो लोग उस वीडियो को लाइव कर देते हैं, जिसे कैमरे पे बैठे हुए सभी लोग देख पाते हैं, जिसे देख बर्नार्ड उन सभी को अपनी आंखें बंद करने के लिए कहता है और रॉबर्ट भी अपना मुंह घुमा लेता है, जिसके बाद उस वीडियो को बंद किया जाता है। और वही हम जूलियट को देख सकते हैं जो पैट्रिक और उस आईटी शख्स को वहाँ से भेजकर फिर से गार्बेज एरिया की उसी टनल से निकल पड़ती है, जो डिटेल बर्नार्ड और उसके लोगों तक भी पहुँच चुकी है, लेकिन फिर भी जूलियट वहाँ से बच निकलने में कामयाब होती है। जिसके बाद वो सभी शख्स उसे मार्था के पास ले जाते हैं, जहाँ जूलियट मार्था को कुछ बातें बताती है, लेकिन उनकी बातचीत खत्म होते ही वहाँ पर रॉबर्ट और सभी लोग पहुँच जूलियट को गिरफ्तार कर लेते हैं। साथ ही बर्नार्ड जूलियट से उस हार्ड ड्राइव को लेकर उसे तोड़ तक देता है, जिसके बाद उसे इस साइलो से बाहर भेजने की बात भी बताई जाती है, लेकिन साथ ही उसने उस पे शर्त रखी है कि वो कोई भी बातें बाहर के लोगों को नहीं बताएगी, जो वो ठीक भी है नहीं बताने के लिए, लेकिन उससे पहले उसे ये जानना है कि जॉर्ज ने खुद खुशी की थी या उसे किसी ने मारा था। जो वीडियो दिखाने के लिए उसे सर्वर रूम में लेते जाया जाता है, लेकिन वहाँ जाने पर जूलियट को पता चलता है कि जॉर्ज ने सुसाइड किया था, क्योंकि उस हार्ड ड्राइव की लोकेशन जानने के लिए पुलिस वाले उसकी तरफ पहुँच चुके थे और वो ना बताने के कारण जॉर्ज ने मरना पसंद किया। और वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि मार्था, जो कि काफी सालों से अपनी उस लोकेशन से निकली नहीं, जो कि अब निकल चुकी है, और वो अपनी फ्रेंड के पास पहुंच उसे एक टेप देती है, यही कहते हुए कि ये काफी मजबूत है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि जूलियट से मिलने के लिए उसके फादर पहुंचे हैं और साथ ही उनके जाते ही वहाँ पर मार्था की एक कलीग उससे मिलने के लिए पहुंचती है और एक टिन का डब्बा देती है जिसके अंदर खाना रखा हुआ है, और साथ ही एक मैसेज भी जिस पर मार्था ने लिखा हुआ है कि सप्लाईज गुड है। और उसी कैफेटेरिया वाले शख्स की बात करें तो उसे बर्नार्ड ने सजा दी है, वो भी माइनिंग में काम करने की, जो कि लगभग 10 साल की है। साथ ही पॉल की बात करें तो पॉल को ये सच्चाई पता चली है कि रॉबर्ट को भी उसकी सच्चाई के बारे में पता है, और जानते हुए भी उसने उसे हेड डेप्यूटी बना दिया है, जो चीज उसके बिल्कुल समझ नहीं आ रही। जिसके बाद बड़े फिर से जूलियट की तरफ तो हम देख सकते हैं कि बर्नार्ड उसे बातचीत करने के लिए पहुंचा है, जिस बातचीत के दौरान जूलियट उसे कहती है कि उसे सभी को सच बता देना चाहिए कि जो उन्हें स्क्रीनिंग पर दिख रहा है वो सच नहीं बल्कि झूठ है। लेकिन बर्नार्ड उसे बताता है कि सिलो बनाने वाले शख्स ने ये सारे इन्फॉर्मेशन लोगों को देने से मना की थी, जिस कारण ही वो इन सारी चीजों को सिक्योर रख रहा है। पर अब वो जूलियट की एक नहीं सुनने वाला, क्योंकि उसे सेलो के बाहर भेजा जा रहा है। लेकिन जाने से पहले जूलियट की एक और शर्त है कि वो जाते जाते शेरिफ का वो बैच अपने साथ ले जाए, जिसकी इजाजत उसे मिल जाती है, और फिर तैयारी की जाती है। जिसके बाद जूलियट को यहाँ से बाहर भी भेज दिया जाता है, लेकिन बाहर जाकर हम देख पाते हैं कि वो कैमरा क्लीन नहीं करती, बल्कि हॉलस्टोन की डेड बॉडी की तरफ पहुँच उसके पास उसी का बैच रखने की कोशिश करती है, लेकिन वो बैच होलोग्राम के जरिए कहीं गिर सा जाता है। जिसके बाद बर्नार्ड रॉबर्ट को यही कहता है कि उसे पता चल चुका है, जो इन्फॉर्मेशन शायद रॉबर्ट तक को नहीं पता, और वो यहाँ से निकल 18 नंबर की एक चाबी निकालता है, जिससे वो एक सीक्रेट रूम को ओपन करता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि जूलियट अपने हाथों को देख, यानी कि उसी टेप्स को देख, यही कहती है कि उसने कमाल कर दिया, यानी कि मार्था ने उस शख्स से कांटेक्ट किया था जो सप्लाईज को बर्नार्ड तक पहुंचा रहे थे, जिसमें उसने हेयर
हेर फेर कर दी, जिससे अब जूलियट सरवाइव कर पा रही है। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि हम देख पाते हैं कि जूलियट के सामने असल नजारा आता है, जो नजारा खूबसूरत दुनिया का नहीं बल्कि एक काफी बंजर जमीन और मरा हुआ अर्थ नजर आता है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वो ये तक नोटिस कर पाती है कि उसके आसपास उन जैसे और भी सेलो है और साथ ही काफी दूर उसे कुछ बिल्डिंगे नजर आती है। और यहाँ पर सेलो सीजन 1 का ये पूरा रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक, मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।